ग्राही के प्रकार: प्रकाश ग्राही आँख, प्रकाश ग्राही देखना, स्पर्श ग्राही त्वचा, श्रवण ग्राही कान, प्रकाश ग्राही देखना, स्पर्श ग्राही त्वचा, ताप ग्राही गर्म व ठंडा स्पर्श, श्रवण ग्राही कान सुनना, शरीर का संतुलन, रसग्राही घ्राण, रसग्राही जीभ, रसस्वेदी ग्राही स्वाद का पता लगाना, घ्राण ग्राही नाक, घ्राण ग्राही गंध का पता लगाना। तंत्रिका: तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई। तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई। तंत्रिका ऊतक वह ऊतक जो तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना है। सूचनाओं को एक भाग से दूसरे भाग तक भेजने का कार्य करता है। कोशिकाक्ष डेंड्रोन। न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका के भाग। द्रुमिका कोशिका कार्य से निकलने वाली दाग जैसी संरचना जो सूचना प्राप्त करती है। कोशिका कार्य से निकलने वाली दाग जैसी संरचना जो सूचना प्राप्त करती है। कोशिका कार्य से निकलने वाली दाग जैसी संरचना जो सूचना प्राप्त करती है। कोशिका प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेग के रूप में मिलती है। प्राप्त की गई विद्युत आवेग के रूप में मिलती है। विद्युत आवेग प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेग के रूप में मिलती है। तंत्रिका एक्सॉन ये सूचना के लिए विद्युत आवेग को कोशिका कार्य से दूसरी न्यूरॉन की द्रुमिका तक पहुंचाता है। तंत्रिकाओं द्वारा सूचनाओं का संचरण। ये सभी सूचनाएं जो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती हैं, ये सूचनाएं एक तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका के सिरे द्वारा उपार्जित की जाती हैं और ये रासायनिक क्रिया द्वारा एक विद्युत आवेग पैदा करती हैं। यह आवेग द्रुमिका से कोशिका कार्य तक जाता है, फिर तब तंत्रिका एक्सॉन में होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है ताकि ये आगे संचारित हो सके। यह रासायनिक संकेत रिक्त स्थान से सिनेप्स से आगे स्थानांतरित होते हैं।
सिनेप्स अंतर्गर्तन। यह तंत्रिका के अंतिम सिरे में उगली मध्य का एक रिक्त स्थान है जहाँ विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदला जाता है जिससे यह आगे संचारित हो सके। यानी ऐच्छिक क्रियाएं वे क्रियाएं जिस पर हमारा नियंत्रण होता है ऐच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। ऐच्छिक क्रियाएं वे क्रियाएं जिन पर हमारा नियंत्रण होता है। ऐच्छिक क्रियाएं वे क्रियाएं जिन पर हमारा नियंत्रण होता है। वे क्रियाएं जिन पर हमारा नियंत्रण होता है ऐच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। ये तंत्रिका के अंतिम सिरे में अगले मध्य का वर्ग स्थान है जहाँ विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदला जाता है जिससे यह आगे संचारित हो सके। ऐच्छिक क्रियाएं वे क्रियाएं जिस पर हमारा नियंत्रण होता है। बोलना, लिखना, कमेंट्स करना नियंत्रण अग्रमस्तिष्क द्वारा। अनैच्छिक क्रियाएं वे क्रियाएं जो स्वयं होती हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। हृदय का धड़कना, भोजन का पचना आदि। द्वारा प्रतिवर्ती क्रियाएं किसी उद्दीपन के प्रति मस्तिष्क के हस्तक्षेप के बिना अचानक अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण सभी प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती हैं। ये क्रियाएं स्वतः होने वाली क्रियाएं हैं जो जीव की इच्छा के बिना ही होती हैं। भूख लगने पर, मुंह में पानी आना, गर्म वस्तु को छूने पर, जलन पर तुरंत हाथ लौटाना, उद्दीपन ग्राही अंग, त्वचा संवेदी कोशिकाएं। जो भी टारगेट कंप्लीट होने के बाद चाप आगम संकेत व निर्गम क्रियाओं के लिए संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं और पेरितंत्रिका कोशिकाएं मेरुरज्जु के साथ मिलकर एक पथ का निर्माण करती हैं जिसे प्रतिवर्ती चाप तंत्रिका कोशिकाओं से बना तंत्रिका तंत्र का बहुत बड़ा भाग मेरुरज्जु के साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। कार्य सभी भाग से सूचनाएं प्राप्त करना व समाकलन करना, पेशियों तक संदेश भेजना, सोचने व इस पर आधारित क्रिया करने के लिए अनुमति। सभी प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित ऐच्छिक व अनैच्छिक क्रियाओं का मस्तिष्क द्वारा नियंत्रण। मस्तिष्क की सुरक्षा। मस्तिष्क आवरण द्वारा आवरण 3 पतली झिल्लियों से बना होता है जो इसे आंतरिक आघात से प्रदान करता है। मस्तिष्क की सुरक्षा। मस्तिष्क आवरण द्वारा आवरण 3 पतली झिल्लियों से बना होता है जो इसे आंतरिक आघात से सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है। यह मस्तिष्क से 8 इंच तक फैला रहता है। मस्तिष्क के भाग व उनके कार्य मस्तिष्क सोचने वाला मुख्य भाग अग्र मस्तिष्क है। सोचने वाला मुख्य भाग अग्र मस्तिष्क है। सोचने वाला मुख्य भाग अग्र मस्तिष्क है। ग्राही में सूचनाएं आवेग प्राप्त करने के क्षेत्र
सुनने, देखने, सूंघने के विशेष भाग। सुनने, देखने, सूंघने के विशेष भाग। ऐच्छिक पेशियों के प्रति का नियंत्रण। भूख से संबंधित केंद्र मध्य मस्तिष्क। अनिच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण समय में मध्य मस्तिष्क अनिच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। मध्य मस्तिष्क का नियंत्रण करता है। श्रव्य व दृश्य तंत्रिकाओं में अनिच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण श्रव्य व दृश्य तंत्रिकाओं में सहायक। पश्च मस्तिष्क अनिच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मेडुल्ला द्वारा नियंत्रित। पश्च मस्तिष्क के केंद्र अनुमस्तिष्क। सेरिबेलम ऐच्छिक क्रियाओं के परिशुद्धि व शरीर की स्थिति तथा संतुलन को नियंत्रित। सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेशी उठाना आदि। पॉन्स श्वसन क्रिया के नियंत्रण में भागीदार मेडुल्ला। अनिच्छिक क्रियाओं जैसे कि रक्तदाब, लाड़ व मल का नियंत्रण। पादप समन्वय पादपों में नियंत्रण व समन्वय का कार्य पादप हार्मोन करते हैं। विभिन्न पादप हार्मोन वृद्धि, विकास व पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं। पादप दो प्रकार की गति दर्शाते हैं। वृद्धि से मुक्त। ये गतियाँ वृद्धि पर निर्भर नहीं करती। चूहे मुंह के पौधे का स्पर्श करना। अनिच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण श्रव्य व दृश्य तंत्रिकाओं में सहायक। पश्च मस्तिष्क अनिच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मेडुल्ला द्वारा नियंत्रित। मेडुल्ला द्वारा अनिच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मेडुल्ला द्वारा नियंत्रित। पश्च मस्तिष्क के केंद्र अनुमस्तिष्क ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि व शरीर की स्थिति तथा संतुलन को नियंत्रित करता है। सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना आदि। पॉन्स श्वसन क्रिया के नियंत्रण व समन्वय में सहायक। भागीदार श्वसन क्रिया के नियंत्रण व समन्वय में भागीदार। श्वसन क्रिया के नियंत्रण व समन्वय में भागीदार। मेडुल्ला अनिच्छिक क्रियाओं जैसे कि रक्तदाब, लार आना व वमन का नियंत्रण। पादप हार्मोन पादपों में नियंत्रण व समन्वय का कार्य पादप हार्मोन करते हैं। विभिन्न पादप हार्मोन वृद्धि, विकास व पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं। पादप दो प्रकार की गति दर्शाते हैं। वृद्धि से मुक्त। ये गतियाँ वृद्धि पर निर्भर नहीं करती। चूहे मुंह के पौधे का स्पर्श करना। वृद्धि पर अक्षित गति। पौधे के कई भागों में गतियों खुद का दर्शाती है। यहाँ पर पौधे का प्रकाश की ओर गति, जड़ों का जल की ओर गति, पादपों में उद्दीपन की गति, तत्काल अनुक्रिया। पादप स्पर्श की सूचना को एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक संचारित करने के लिए विद्युत रसायन साधन का उपयोग भी करते हैं। इसमें जंतुओं की एक तरह सूचनाओं को चालन के
लिए कोई विशिष्ट ऊतक नहीं पाया जाता है। ये जल की मात्रा में परिवर्तन करके आकृति बदल लेते हैं, जिससे फूलने सिकुड़ने में आकार बदल जाता है। वृद्धि पर अक्षित गति तन का एक भाग जो तस्तु से दूर होता है, अस्तु से पास वाले भागों की तुलना में तेजी से गति करता है, जिससे प्रतान अस्तु के चारों तरफ बढ़ जाता है। पौधों में नियंत्रण विषाणु का कार्य। फाइटोहार्मोन्स पौधों में बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करने उसके अनुसार गति करने की क्षमता होती है, जिसे अनुवर्तनीय गति कहते हैं। अनुवर्तन: प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, रसायनवर्तन, जलानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन: प्रकाश की दिशा में पौधे के पेड़ों तंत्र की गति तने के शीर्ष भाग में स्पष्ट दिखती है। पेड़ों तंत्र का प्रकाश के प्रति धनात्मक अनुवर्तन होता है। गुरुत्वानुवर्तन: ऐसी वृद्धि जो गुरुत्वाकर्षण बल के उद्दीपन से प्रभावित होती है। तनों में ऋण गुरुत्वानुवर्तन के कारण वे ऊपर की ओर, वे जड़ों में धन गुरुत्वानुवर्तन के कारण वे नीचे की ओर गति करते हैं। रसायन उद्दीपनों के द्वारा परागनलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना। जलानुवर्तन: पौधे के अंग की जल की ओर होने वाली गति जलानुवर्तन। पादपर्म फाइटोहार्मोन्स पादप पर नियंत्रण विषाणु का कार्य वृद्धि के लिए उत्तरदायी। पादप ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एफसीसी, एथिलीन। ऑक्सीन फलों की वृद्धि में सहायक है। 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 कोशिका की लंबाई में वृद्धि। जिबरेलिन तने की वृद्धि में सहायक है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। फलों व बीजों में अधिक सांद्रता में। एफसीसी वृद्धि को नियंत्रित करता है। जल आहार को नियंत्रित करता है। पत्तियों का मुरझाना प्रोटीन संश्लेषण को प्रोत्साहित करता है। एथिलीन कृत्रिम रूप से फलों को पकाने का कार्य करता है। मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां: जल नलिका विहीन ग्रंथियों को अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। पीनियल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि आदि। बहिस्रावी ग्रंथियां जिनका स्राव नलिकाओं के द्वारा होता है, यकृत, अग्नाशय आदि। थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है। H शेप की होती है। थायरोक्सिन, आयोडीन कमी, गलगंड, घेंघा रोग होता है। पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी मास्टर ग्रंथि ब्रेन में पाई जाती है। मटर के दाने के समान होती है। वृद्धि हार्मोन, अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि किडनी के ऊपर पाई जाती है। एड्रिनलिन हार्मोन आपातकालीन हार्मोन है। ये फाइट फ्लाइट है। लड़ो या उड़ो हार्मोन। अंडाशय ग्रंथि फीमेल एस्ट्रोजन। वृषण ग्रंथि नरों में एक जोड़ी टेस्टोस्टेरोन। अग्नाशय ग्रंथि
ग्रंथि के समान विकसित अग्नाशय रस इंसुलिन रक्त शर्करा के लेवल को कंट्रोल करता है। हार्मोन ग्रंथि स्थान कार्य थायरोक्सिन ऑटो थायरॉयड ग्रंथि गर्दन पाई जाती है। ऑप्टो ग्रंथि या थायरॉयड ग्रंथि गर्दन में पाई जाती है। कार्य कार्बोहाइड्रेट वसा व प्रोटीन के उपापचय में कार्बोहाइड्रेट वसा व प्रोटीन के उपापचय में सहायता देता है। वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित तथा मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं इसे मस्तिष्क में पाई जाती है। वृद्धि व विकास का नियंत्रण करता है। एड्रीनलीन वृक्क के ऊपर बीपी हृदय की धड़कन का आपातकाल में नियंत्रण। इंसुलिन अग्नाशय उदर के नीचे रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करती है। लिंग हार्मोन्स वृषण पेट का निचला हिस्सा टेस्टोस्टेरोन मादा लैंगिक अंगों को विकास व मासिक चक्र का नियमन यौनारंभ से संबंधित परिवर्तन। एस्ट्रोजन अंडाशय पेट का निचला हिस्सा मादा लैंगिक अंगों को विकास व मासिक चक्र का नियमन। नवचक्र हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्रंथि से हार्मोन्स के स्राव को प्रेरित करना। जीव जनन कैसे करते हैं। जनन अलैंगिक जनन लैंगिक जनन। नए जीव की उत्पत्ति के लिए नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण नहीं होता। विखंडन द्वारा खंडन द्वारा पुनरुत्पादन द्वारा मुकुलन द्वारा कायिक परिवर्तन द्वारा। अलैंगिक जनन लैंगिक जनन। नए जीव की उत्पत्ति के लिए नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण होता है। बीजाणु समसंग द्वारा। अलैंगिक जनन विखंडन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति। एक कोशिकीय जीव का शरीर दो बराबर भागों में विभक्त हो जाता है। अमीबा लिस्मेनिया में विखंडन एक निर्धारित दर से होता है। बहुविखंडन प्लाज्मोडियम में जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है जिसे बहुखंडन कहते हैं। खंडन सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीवों में जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। स्पाइरोगाइरा। खंडन बहुविखंडन खंडन। पुनरुद्भवन तीसरा पुनर्जनन जीव का विविधित टुकड़ा एक नए जीव की उत्पत्ति करने में सक्षम हो तो इसे पुनरुद्भवन कहते हैं। प्लेनेरिया। हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है। ये उभार वृद्धि करके नए जीव में बदल जाता है। पूर्ण विकसित होकर नए जनक से अलग होने पर स्वतंत्र जीव उत्पन्न हो जाता है। कायिक परिवर्तन पौधे के कुछ भाग जैसे कि जड़ तना पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं। ब्रायोफिल गन्ना गुलाब आदि। बीजाणु समूह अनेक कोशिकीय जीवों में विशिष्ट जनन संरचनाएं पाई जाती हैं। राइजोपस में कवक जाल के अर्ध है
ऊर्ध्व तंतुओं पर सूक्ष्म गुच्छे संरचनाएं होती हैं। ये गुच्छे बीजाणुधानी हैं, जिनमें विशेष कोशिकाएं व बीजाणु पाए जाते हैं। ये बीजाणु वृद्धि करके नए जीव उत्पन्न करते हैं। लैंगिक जनन। नई संतति उत्पन्न करने के लिए दो एकल जीवों की भागीदारी होती है। जीवों में विभिन्नताओं के लिए लैंगिक जनन आवश्यक दो भिन्न जीवों का युग्मक कोशिकाएं लैंगिक जनन में युग्मन द्वारा युग्मनज बनाती हैं, जिससे एक नए जीव का निर्माण होता है। दो युग्मकों का युग्मन। नर युग्मक और गतिशील मादा युग्मक भोजन भंडार। जनन कोशिकाएं। नर पुंकेसर, मादा स्त्रीकेसर। पुष्प के प्रकार। एक लिंगी, उभयलिंगी। जब दोनों जननांग उपस्थित हों। पपीता, तरबूज, कटहल, सरसों आदि। पुंकेसर नए जननांग हैं, परागकण बनाते हैं, सामान्यतः पीले रंग के। स्त्रीकेसर मादा जननांग पुष्प के केंद्र में स्थित 3 भाग। अंडाशय वर्तिकाग्र, अंडाशय आधारी फूला हुआ भाग, वर्तिका मध्य लंबा भाग, वर्तिकाग्र शीर्ष भाग चिपचिपा। अंडाशय में बीजांड उपस्थित। प्रत्येक बीजांड में एक अंडकोशिका। नर युग्मक का अंडकोशिका में संलयन निषेचन की प्रक्रिया। युग्मनज का निर्माण। नए पौधे का निर्माण। परागण। परागकणों का पुष्प की वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कीटों द्वारा वायु द्वारा आने तक होता है। जैसे पराग कहते हैं स्वपरागण, परागण। स्वपरागण एक पुष्प के परागकणों का स्थानांतरण दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर होता है। परपरागण। स्वपरागण, परपरागण, स्वपरागण, स्वपरागण, परपरागण, स्वपरागण, परपरागण। परागण के पश्चात नए युग्मक का अंडाशय में मादा युग्मक तक गमन, जिसके लिए परागनलिका विकसित। परागनलिका का बीजांड तक पहुंचना। निषेचन, युग्मनज का निर्माण, विभाजन, भ्रूण का निर्माण। बीजांड से एक आवरण विकसित जीव में परिवर्तित। अंडाशय से जल का निर्माण। बीज में भ्रूण होता है, जो उपयुक्त परिस्थितियों में अंकुरण द्वारा नवोद्भिद में विकसित हो जाता है। मानव में लैंगिक जनन। यौवनारंभ, प्यूबर्टी। जनन ऊतकों का परिपक्व होना। लैंगिक जनन दो विभिन्न व्यक्तियों की जनन कोशिकाओं का परस्पर संलयन बाहरी और आंतरिक स्थानांतरण द्वारा संभव। जनन कोशिकाओं के स्थानांतरण के लिए विशिष्ट अंग की आवश्यकता। जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंगों व जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र बनाते हैं। नर जनन कोशिका शुक्राणु स्पर्म निर्माण वृषण में उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में उपस्थित। क्योंकि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम
मादा जन्म कोशिका अंड कोशिका निर्माण अंडाशय में लड़की के जन्म पर अंडाशय में हजारों परिपक्व अंडे यौनारंभ कर कुछ अंडे परिपक्व प्रत्येक माह एक अंडा परिपक्व होता है। अंडवाहिका फैलोपियन ट्यूब द्वारा अंडकोशिका का गर्भाशय तक स्थानांतरण गर्भाशय जो कि दोनों अंडवाहिकाओं के संयुक्त होने से बना एक लचीली थैलेनुमा संरचना है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। निषेचन तथा निषेचन पक्ष कोशिक्रियाएं मैथुन के द्वारा शुक्राणुओं का योनि निर्माण में स्थापन शुक्राणुओं का अंडवाहिका तक गमन अंडकोशिकीय कोशिका से संयोजन निषेचन निषेचित अंडे से अंडे में विभाजन ओवेटेट का निर्माण प्लेसेंटा मां को भ्रूण से जोड़ने का कार्य करता है। गर्भाशय की भित्ति में दस्तरीनुमा संरचना भ्रूण के पोषण श्वसन और उत्सर्जन का कार्य प्लेसेंटा द्वारा होता है। रजोधर्म और ऋतुस्राव अंडकोशिका का निषेचन नहीं होने पर एक दिन तक ही जीवित गर्भाशय की अंतःस्थिति का टूटना एंडोमेट्रियम सेटिन रक्त तथा म्यूकस के रूप में निष्कासन। इस चक्र में लगभग एक माह का समय लगता है जिसे ऋतुस्राव रजोधर्म कहते हैं। रजोधर्म की अवधि 2 से 5 दिन होती है। जनन स्वास्थ्य यौन संचारित रोग जैसे कि सिफिलिस गोनेरिया जीवाणु जनित मस्सा तथा HIV एड्स थायराइड जनिक को रोकने के लिए कंडोम का प्रयोग गर्भधारण को रोकने के लिए गोलियों का प्रयोग परंतु हार्मोन संतुलन को परिवर्तित करने के कारण विपरीत प्रभाव भी उत्पन्न हो सकते हैं। गर्भाशय में गर्भधारण रोकने हेतु लूप को पट्टी का स्थापन परंतु गर्भाशय के उत्तेजन से विपरीत प्रभाव संभव होते हैं। पुरुषों में शुक्राणुओं को अवरुद्ध करके शुक्राणुओं को स्थानांतरित होने से रोका जा सकता है। वहीं महिलाओं में फैलोपियन नलिका को अवरुद्ध करके अंड को गर्भाशय तक पहुंचने से रोका जा सकता है। आनुवंशिकता जीन लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण विभिन्नताएं वंशागति में एक पीढ़ी से दूसरी संतति को कुछ विशेषताएं विभिन्नताएं प्राप्त होती हैं। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति जीवों में बहुत अधिक समानताएं होती हैं। लैंगिक जनन से उत्पन्न जीवों में विभिन्नताएं अधिक होती हैं। परिवर्तन लाभप्रद तथा अनुपयोगी हो सकते हैं। मेंडल के नियमों की वंशागति के नियम मेंडल ने उद्यान मटर पाइसम सेटाइवम पर अध्ययन किया। मटर के साथ जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया। संकरण प्रयोगों के लिए मटर पौधे का चुनाव पादप का आकार छोटा 1 वर्षीय पादप बीजों की संख्या अधिक मटर द्विलिंगी पादप है जिसमें स्वपरागण पाया जाता है। पुष्पों में परपरागण आसानी पूर्वक कहीं लक्षण विपरीत प्रभाव दर्शाते हैं। पादप लक्षण प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण पादप की लंबाई पुष्प की स्थिति
पादों की लंबाई लंबा होना। पुष्प की स्थिति अक्षीय शीर्ष, पुष्प का रंग बैंगनी सफेद, फल की आकृति फली की चिपकी, इसकी फली का रंग हरा पीला, बीज का आकृति गोल छुरीदार, बीज का रंग पीला हरा। मेंडल ने प्रारंभ में एक संकर संकरण का अध्ययन किया, उसके बाद द्विसंकर संकरण, त्रिसंकर संकरण का अध्ययन किया, एक संकर संकरण जन्य किए। लंबा लंबा होना। जीनोटाइप, फेनोटाइप, लंबा होना। जब मेंडल ने शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने मटर के बीच पर परागण करके एक संकर संकरण कराया था, उसे F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। इसका तात्पर्य है कि दो लक्षणों में से केवल एक लक्षण जनिकीय लक्षण ही दिखाई देता है, दोनों लक्षणों का मिश्रित प्रभाव नहीं दिखता है। शब्दार्थ: जीन कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है। युग्म विकल्पी: एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। लंबाई के लिए जीन की युग्म विकल्पी टी लंबा टी बौना है। समयुग्म जीव: जब जीव के दोनों युग्म विकल्पी समान हों। विषम युग्म: जब जीव के दोनों युग्म विकल्पी असमान हों। टीटी युग्म: जब जीव के दोनों युग्म विकल्पी समान हों। टीटी विषम युग्म: जब जीव के दोनों युग्म विकल्पी असमान हों। लक्षण प्रारूप: किसी सजीव की बाह्य प्रतीति को लक्षण प्रारूप फिनोटाइप कहते हैं। जीन प्रारूप जीनोटाइप: सजीव की आनुवंशिकता संरचना को जीन प्रारूप कहते हैं। प्रभावी लक्षण: जो लक्षण F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त होते हैं। डोमिनेंट प्रभावी लक्षण: जो लक्षण F1 पीढ़ी में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर पाते। एक संकर संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागतिता का अध्ययन किया जाता है। द्विसंकर संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। द्विसंकर संकरण। डाइब्राइड क्रॉस: जब दो विपरीत अभिलक्षणों का अध्ययन करने के लिए संकरण कराया जाता है तो इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। मेंडल ने गोल हरे बीजों का संकरण पीले बीजों से कराया। गोल हरा गिरीदार। वाई पीला प्रभावी लक्षण, वाई हरा अप्रभावी लक्षण, प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण, प्रभावी लक्षण गोल पीले, अप्रभावी लक्षण छोटेदार हरे। आई गोल पीला फेनोटाइपिक रेशो गोल हरा, गिरीदार पीला, चूड़ीदार हरा। मनुष्य में लिंग निर्धारण: मानव में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़े। नर
नर में गुणसूत्र 22 प्लस XY, मादा में गुणसूत्र 22 प्लस XX। नर में उपस्थित Y गुणसूत्र बालक का संतति का लिंग निर्धारण करता है। 40 गुणसूत्र 23 जोड़े। 44 गुणसूत्र 22 पेयर, 2 गुणसूत्र 1 पेयर, ऑटोसोम 22 पेयर, ऑटोसोम क्रोमोसोम 2 गुणसूत्र, सेक्स क्रोमोसोम। प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश एक अदृश्य कारक है जिसकी सहायता से वस्तु को देखा जाता है। प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्वात में होता है, जहाँ इसका मान 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश का परावर्तन किसी पादप में संचरित होती हुई प्रकाश की किरणें पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती हैं। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। कांच के एक पृष्ठ पर परावर्तन पदार्थ की पॉलिश रजत पॉलिश करके चमकदार और चिकना बनाया जाता है, जिसे प्रदर्पण कहा जाता है। परावर्तन के नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण आपतित किरण, परावर्तित किरण। परावर्तन के नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा परावर्तन पृष्ठ पर अभिलंब तीनों एक ही सतह पर स्थित होते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण। आपतित प्रकाश की किरण की आवृत्ति एवं चाल परावर्तन के पश्चात भी नियत रहती है। विशेष यदि प्रकाश की किरण पृष्ठ पर अभिलंबित आपतित होती है तो अपने ही मूल मार्ग से वापस लौट जाती है। दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। दर्पण का मध्य भाग। वक्रता केंद्र। दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र। मुख्य फोकस। दर्पण से परावर्तन के पश्चात आपतित प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु पर फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव है मुख्य फोकस के मध्य की दूरी। मुख्य अक्ष। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। दर्पण के प्रकार। 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 समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयाकार दर्पण। समतल, गोलीय, परवलयाकार।
समतल गोलीय परवलयाकार दर्पण समतल गोलीय परवलयाकार समतल गोलीय परवलयाकार समतल गोलीय परवलयाकार समतल दर्पण गोलीय दर्पण परवलयाकार दर्पण समतल दर्पण गोलीय दर्पण परवलयाकार दर्पण समतल दर्पण गोलीय दर्पण परवलयाकार दर्पण समतल गोलीय परवलयाकार समतल गोलीय परवलयाकार समतल गोलीय परवलयाकार दर्पण समतल गोलीय परवलयाकार समतल गोलीय परवलयाकार दर्पण समतल गोलीय परवलयाकार दर्पण समतल दर्पण जिसका परावर्तन तल समतल होता है। गोलीय दर्पण जिनका परावर्तन तल गोलीय होता है। परवलयाकार दर्पण जिनका परावर्तन पृष्ठ परवलयाकार परावर्तक उत्तल दर्पण अवतल दर्पण समतल दर्पण प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं वस्तु बिंब के बराबर फोकस अनंत है। दर्पण से बिंब की दूरी दर्पण से प्रतिबिंब बिंब की दूरी पार्श्व परिवर्तन बिंब का बायां भाग प्रतिबिंब का दायां भाग। गोलीय दर्पण अवतल दर्पण उत्तल दर्पण अवतल दर्पण वास्तविक उल्टा व गोलीय दर्पण जिनका परावर्तन पृष्ठ अंदर की ओर वक्रीय और अवतल दर्पण कहलाता है। आपतित प्रकाश किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं। यह मुख्य फोकस पर दर्पण के सामने वास्तव में मिलती हैं। अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टे होते हैं। उत्तल दर्पण व गोलीय दर्पण जिनका परावर्तन पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है उत्तल दर्पण कहलाते हैं। आपतित प्रकाश किरणें एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। मुख्य फोकस पर दर्पण के पीछे मिलती हुई प्रतीत होती हैं। दर्पण उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब आभासी एवं सीधे होते हैं। उत्तल दर्पण के उपयोग वाहनों में पश्च दृश्य देखने में सजावटी लैंपों में आदि। दर्पण के परावर्तन के नियम मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आने वाली या आती हुई प्रतीत होती है। मुख्य फोकस से आने वाली या आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। केंद्र पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण अपने ही अर्थ की पुनरावृत्ति करती है। ध्रुव पर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के नियम के पालन करती है। वास्तविक व आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्रमशः जब वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती हैं, जबकि आभासी यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण 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 अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण।
वस्तु अनंत पर स्थित हो, प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बहुत सूक्ष्म या बिंदुवत, वास्तविक और उल्टा बनता है। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो, प्रतिबिंब फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के मध्य बनेगा। वस्तु से छोटा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर वस्तु के बराबर, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकृति, अनंत पर, मुख्य फोकस पर, अत्यंत वास्तविक, मुख्य फोकस पर, अनंत पर, बड़ा, उल्टा, उल्टा, वक्रता केंद्र पर बराबर। अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्चों में, परावर्तक टेलीस्कोप में अवतल दर्पण का उपयोग होता है, जिसके द्वारा आकाशीय पिंडों को देखते हैं। दंत विशेषज्ञों द्वारा दांतों की जांच, परीक्षण में, शेविंग दर्पण में, वाहनों के अग्रदीपों अर्थात हेडलाइटों में आदि, सैटेलाइटों में आदि, सैटेलाइट डिश एंटीना की भी अवतल दर्पण ही है। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। जब वस्तु या बिंब अनंत पर स्थित हो, दर्पण के पीछे फोकस बिंदु पर बिंदुवत, आभासी व सीधा बनेगा। जब बिंब अनंत तथा ध्रुव के आधे में स्थित हो, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य वस्तु से छोटा, आभासी और सीधा बनेगा। अवतल दर्पण का उपयोग रोड लाइट्स में या स्ट्रीट लाइट्स में, क्योंकि उत्तल दर्पण प्रकाश फैलाता है। इसका उपयोग वाहनों को पश्च दृश्य देखने, दर्पणों और पास दर्पण साइड मिरर्स में किया जाता है, क्योंकि ये बृहद क्षेत्र को दिखाते हैं और वस्तुओं का सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। आजकल एटीएम मशीनों के पास भी सुरक्षा हेतु उत्तल दर्पण लगाए जाते हैं। ग्राहक अपने पीछे का दृश्य देख सके। खतरनाक मोड़ों पर एवं टी मोड़ों पर भी लगाए जाते हैं, जिन्हें परिपाटी। दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव मूल बिंदु होता है। बिंब से दर्पण की ओर आपतित प्रकाश के वायु ओर से आना चाहिए। आपतित प्रकाश की दिशा में दूरियों को धनात्मक व विपरीत दिशा में दूरियों को ऋणात्मक लेते हैं। ऊंचाई की ओर दूरी को धनात्मक व गहराई की ओर ऋणात्मक लेते हैं। दर्पण के ध्रुव से बिंब की दूरी, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी एवं फोकस दूरी, तीनों में संबंध को दर्पण सूत्र कहते हैं। आवर्धन। प्रतिबिंब की ऊंचाई h और बिंब की ऊंचाई h दोनों का अनुपात आवर्धन कहलाता है। अन्य परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तब दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली पृथककारी सतह पर यह अपने मृत मार्ग से विचलित हो जाती है, मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की किरण के विचलन की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। आपतित किरण, अभिलंब किरण, मध्यम अपवर्तित किरण।
वेग में परिवर्तन होने के कारण अपवर्तन की घटना अपेक्षित होती है। विरल माध्यम, सघन माध्यम, अपवर्तनांक कम, अपवर्तनांक अधिक, अभिलंब से दूर रहती है, अभिलंब से सीमित याद करती है। यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश का वेग अपेक्षाकृत कम हो जाता है। इस कारण प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, अर्थात विरल माध्यम। सघन माध्यम, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ जाती है तो वेग अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है और प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाती है, अर्थात सघन माध्यम। अपवर्तन के नियम। आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब के तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या सीधी का व अपवर्तन कोण की ज्या दोनों का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का गलनांक अपवर्तनांक कहते हैं। ये स्केल का नियम कहलाता है। अपवर्तनांक माध्यम में प्रकाश का वेग, माध्यम 2 में प्रकाश का वेग × अपवर्तनांक। इसी प्रकार निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक प्रकाश का वेग, माध्यम में प्रकाश का वेग। सबसे कम अपवर्तनांक वायु में 1.003, सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा 2.42, जल का अपवर्तनांक 4.3 या 1.33, कांच का अपवर्तनांक 3.5 या 1.5। लेंस दो गोलीय पृष्ठों से घिरे समांगी एवं पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। ये लेंस से अपवर्तन के नियम। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण जैसे लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस से गुजरती है या व्यतीत होती है। प्रथम मुख्य फोकस से आने वाली या आती हुई व्यतीत होने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, प्रतिबिंब द्वितीय मुख्य फोकस पर दूर बहुत सूक्ष्म या बिंदुवत वास्तविक और उल्टा बनता है। जब वस्तु अनंत और F2F1 के मध्य स्थित हो तो प्रतिबिंब 2F2 व F2 के मध्य वस्तु से छोटा वास्तविक और उल्टा बनेगा। जब वस्तु 2F1 पर अवस्थित हो, प्रतिबिंब 2F1 पर जो वस्तु के बराबर वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। जब वस्तु 2F1 और 2F1 के मध्य स्थित हो, प्रतिबिंब 2F2 व अनंत के मध्य वस्तु से बड़ा वास्तविक और उल्टा बनेगा। जब वस्तु F1 पर स्थित हो, प्रतिबिंब अनंत पर वस्तु से बड़ा वास्तविक और उल्टा बनेगा। जब वस्तु फोकस बिंदु F1 व मध्य बिंदु 0 के मध्य स्थित हो तो बिंब की ओर वस्तु से बड़ा आभासी और सीधा बनेगा। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, प्रतिबिंब मुख्य फोकस बिंदु पर आभासी और सीधा होता है। जब वस्तु अनंत और मध्य बिंदु से 0 के मध्य स्थित हो, प्रतिबिंब F1 और 0 के मध्य बनेगा। वस्तु से छोटा, आभासी व सीधा बनेगा। चिन्ह परिपाटी लेंस के लिए प्रकाश का केंद्र मूल बिंदु होता है, जिनसे लेंस की ओर आपतित प्रकाश बाईं ओर से आना चाहिए। आपतित प्रकाश की दिशा में दूरियों को धनात्मक प्लस एवं विपरीत दिशा में दूरियों को ऋणात्मक माइनस लेते हैं। ऊंचाई की ओर दूरी को